नमस्कार मित्रों। सदैव की तरह मैं विष्णु बैरागी अपना चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले अपना रटा रटाया अनुरोध दोहरा रहा हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की हमारी बातचीत ऐसे आदमी से हो रही है जिनकी बातें सुनने के बाद में आपको टिप्पणी करनी ही पड़ेगी। आज मैं बैठा हूँ रतन भाई चौहान के यहाँ पर। ये मैं रतन भाई चौहान कहता हूँ, लेकिन दुनिया के रतन भाई चौहान नहीं है। ये हैं प्रोफेसर रतन चौहान, हिंदी और अंग्रेजी के बड़े सामर्थ्यवान, सक्षम और प्राधिकार की स्थिति में आ चुके लेखक हैं। हमारे रतलाम की पहचान है और इनसे बात करने के लिए मुझे आज इनकी बहुत खुशामद करनी पड़ी। अपने बारे में बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, जबकि अकादमिक क्षेत्रों में रतन भाई चौहान की पहचान हमारे भारत की सीमाओं पार कर चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बन चुकी है। आपकी लगभग हिंदी अंग्रेजी मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 30 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। चूंकि बहुत लापरवाह आदमी हैं, इन्हें अपनी किताबों के नाम याद नहीं रहते हैं, तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं इनकी किताबों के नाम यहाँ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि भविष्य में इन्हें भी काम में आए और मुझे भी काम में आए। आपके हिंदी के 11 संग्रह, कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक का नाम इन्हें अभी भी याद नहीं आ रहा है। नाम है अंधेरे के कटते पंख, टहनियों से झांकती किरणें, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, घर की मुंडेर, तुरपई, भाषा का तरन्नुम, भाषा का तानपुरा, पत्थर की आवाज, धरती के कैनवस पर, कुनबा और चयनित कविताएं। एक किताब का नाम यदि बात करते करते याद आ जाएगा तो हम वो भी सुन लेंगे। 3 कविता संग्रह अंग्रेजी में आए हैं रतन भाई के। ये है कौन सी पैलेट, क्या है सर? ब्रोकन वेलेट। हाँ, ब्रोकन वेलेट, लेपर्ड्स एंड अदर पोएम्स एंड और व्हेन द लीव्स टर्न पेल। ये अंग्रेजी के 3 कविता संग्रह हैं रतन भाई के। इसके अलावा एक समीक्षा में किताब है इनकी, ग्लिम्पसेस ऑफ लिटरेचर, अंग्रेजी समीक्षा की किताब है। इनके अलावा ग्लिम्स ऑफ लिटरेचर, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मेरे साथ बड़ी दिक्कत है, इसलिए इतनी मुझे छूट मिलनी चाहिए। एक कहानी संग्रह रतन भाई का कथानक शीर्षक से है। एक नाटक संग्रह है समुद्र पाखी, और साहित्य समीक्षा पर 2 किताबें हैं, साहित्यिक निबंध और आस्वाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिनकी वजह से चर्चा हो रही रतन भाई की पूरे देश में और विदेश में, वो है इनके अंग्रेजी अनुवाद। ख्यात जिनके नाम से हिंदी जानी जाती है, जयशंकर जी प्रसाद का कामायनी का इन्होंने हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके अलावा आपने गंगा प्रसाद जी विमल की 50 कविताओं का अनुवाद नो सुनर शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। प्रणव कुमार जी बंदोपाध्याय के गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स। शील जी की 30 कविताएं हैं, सॉन्ग ऑफ मैन। नागार्जुन जी सहित महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं का संग्रह है पोइट्री ऑफ द पीपल। यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका कवियों के कविताओं का अंग्रेजी संग्रह है काव्याकाश। प्रभात कुमार जी भट्टाचार्य के 3 नाटकों का अनुवाद है मुक्ति कोथाय के नाम से। निराला जी की कविताएं और महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है सिम्फनी अनडाइंग, सिम्फनी अनडाइंग। ये किताब मेरे सामने है। आप ये है सिम्फनी अनडाइंग, सिम्फनी अनडाइंग। आप द सिम्फनी अनडाइंग आपको अच्छा लगेगा। और वकार सिद्दीकी साहब की 20 गजलों और दूसरी कविताओं का आपने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, द सोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ टाइम। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि रदीफ और काफिया का अनुशासन अंग्रेजी में भी बराबर बरता गया, रखा गया है। और राजेश जोशी हमारे जो बड़े जनवादी कवि हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर के पहचान प्राप्त कवि हैं, पुरस्कृत कवि हैं, उनकी जो कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच, उस कविता संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद बिटवीन द टू लाइन्स के शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। पद्मश्री वागीश जी शास्त्री के का एक किताब का अनुवाद हुआ है, ए जर्नी ऑफ द सोल। और देवताले साहब की 20 कविताओं के अनुवाद आपने किए हैं। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी मुक्ति बोध की महत्वपूर्ण कविताओं के
अंग्रेजी अनुवाद हमारे सामने आएगा इन डार्कनेस। संतोष जी चौबे का उपन्यास जल तरंग अंग्रेजी में रतन भाई से अनुदित आ रहा है। और नागार्जुन जी और सुमन जी के सहित कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी कवियों के कविताओं के महत्वपूर्ण अनुवाद बहुत जल्दी प्रकाशन के पाइपलाइन में जिसे कहते हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से रतन भाई के प्रति बहुत मोहग्रस्त हूँ और इनसे झगड़ा भी करता रहता हूँ। शायद हमारी भाभी भी इनको इतना नहीं टोकती होंगी जितना इनको मैं टोकता हूँ। तो मैं इनसे इनके साथ दिक्कत क्या है, ये अपने बारे में बात करते नहीं है और ये दूसरों की बातें इनसे खूब करवा लीजिए, खुद के बारे में बात नहीं करते हैं। तो रतन भाई, हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए बताया कि मैं दादा से पूछता था बालकवि जी से, आपसे पूछता हूँ, आप कविता क्यों लिखते हो? समय के दबाव आपसे लिखाते हैं। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है देश में, वो आपसे तकाजा करती है कि आप लिखें, इसलिए आपको मजबूरी में बेचैनी में लिखना पड़ता है। हाँ, एक बेचैनी तो होती है कवि के अंदर। हाँ हाँ हाँ, चलिए। तो लिखने के बाद आपको राहत मिलती है, तसल्ली मिलती है? हाँ, सर्वाधिक मिलती है। सर्वाधिक मिलती है। हाँ, कि कुछ भी हो, आपने अपने समय के साथ संवाद स्थापित किया है, समय से मुठभेड़ की है और उसके जरिए आपने जो एक विशाल जन समूह है जी, जो जिंदगी की जद्दोजहद में मुब्तला है जी, उससे आपने एक तरह का डायलॉग स्थापित किया है। वाह 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 वाह। यानी कविता लिखना मात्र एक लिखना नहीं होता है, एक मकसद वाला लेखन होता है। बिल्कुल। हाँ, कविता मनोरंजन की चीज नहीं है। जी 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 जी। कविता समय के तकाजे हैं और कवि अगर समय को रिकॉर्ड नहीं करता है और चुप रहता है तो वह गुनाहगार है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। यानी समय के गुनाहगार नहीं बने, हम समय के प्रति न्याय करें और समय की कसौटी पर आप खरे उतरें। मुझे लगता है ये कवि की पहली कोशिश होती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा रतन भाई, मैं सारे कवियों से पूछता हूँ, मैं फिर बार बार उल्लेख कर रहा हूँ, दादा बालकवि जी से पूछता था, आप किन के लिए कविताएं लिखते हैं और जिनके लिए लिखते हैं आपकी कविताएं उन तक पहुंचती हैं क्या? एक सीमित वर्ग, ये आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और उसके लिए दोनों पक्ष किन्हीं अर्थों में जिम्मेदार हैं। लेखक भी जिम्मेदार है जी, क्योंकि लेखक का ये धर्म होता है कि वह अपने श्रोताओं को, जन समूह को संस्कारित करें। प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक न केवल हिंदी को स्थापित कर रहे थे, देवकीनंदन खत्री कर चुके थे, पर उन्होंने समय के आग्रहों को रेखांकित किया और साथ में जनता को साहित्य के संस्कार भी थी। तो ये लेखक का दायित्व होता है कि वह साहित्य के संस्कार निर्मित करे और जनता के दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जो सौंदर्य के पैमाने तय हैं, जो सामंती पैमाने तय हैं, उन पैमानों को वो ध्वस्त करे। और क्योंकि समय परिवर्तनशील है, नए आग्रह हैं, नए समय के नए तकाजे हैं और उसके साथ कला का धर्म भी बदलता जा रहा है, कला के मापदंड भी बदलते जा रहे हैं, साहित्य के प्रश्न बदलते जा रहे हैं, उसके अनुरूप जनता भी खड़ी हो और लेखक भी खड़ा हो। अच्छा, एक निवेदन, आप इधर देख के बोलिए, ये आप समझ लीजिए आपका दर्शक समुदाय है, यहाँ बैठे आपको सुनने वाले, क्योंकि आप साथ ही दिक्कत है कि आप बहुत संकोची आदमी है। अच्छा रतन भाई, फिर वही वाली बात थी जो मैंने पूछा था कि जिनके लिए आप लिखते हैं, कभी आपको महसूस हुआ, कभी किसी आपके पाठक ने, अनजान पाठक ने आपकी कविता आपको याद दिलाई कि आपकी कविता मैंने पढ़ी, मैंने सुनी, अच्छा लगा? हाँ हाँ, अनजान, इधर देख के बोलिए। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, गृहिणियों ने मुझे कहा है। गृहिणियों ने? हाँ। अरे, और ये कहा है कि हमको आपकी कविता समझ में आती है, अच्छा लगता है। और पढ़े लिखे एक प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा था,
और उन्होंने तो नई दुनिया में कभी कोई कविता प्रकाशित हुई थी जी तो उसका उल्लेख करते हुए कहा था कि वो शायद पंक्ति तो मुझे याद नहीं है, उस पंक्ति को उद्धृत भी किया था उन्होंने। अच्छा। तो ऐसा नहीं है आ, और आवश्यक नहीं है कि कोई भी पाठक तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे। बराबर बराबर हाँ, बराबर। कविता लिखने में भी वक्त लगता है और कविता समझने में भी वक्त कई बार ऐसा लगता होता है कि मैंने आपकी कविता पढ़ तो आज ली, हाँ। लेकिन आपसे मुलाकात हुई 4 साल बाद। हाँ हाँ, तो और कभी कभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जी जी कि बहुत वर्षों पहले वामित्र करके हमने एक पत्रिका निकाली थी, जी उसमें एंटन चेखव की कहानी द ब्राइड का नाट्य रूपांतर जो मेरे द्वारा किया गया था वो जी, जी। प्रकाशित हुआ था। जी हाँ। तो लगभग 12 वर्ष के बाद साम्य पत्रिका के संपादक ने मुझे फोन किया था 12 वर्ष बाद। 12 वर्षों के बाद में जी कि मुझे वो नाट्य रूपांतर बेहद अच्छा लगा। अरे वाह, क्या बात है। एक बहुत बुजुर्ग शायर हैं रतलाम में, मिर्जा मकसूद बेग जी उन्होंने कहा कि आज रात को बेचैन था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो वो आपकी किताब मैंने उठा ली और मुझे उसकी कविताएं बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, वाह। एक नाम स्मरण नहीं हो रहा है, एक जो अच्छे थे, शायद रेडियो से भी वाबस्ता रहे वो, उन्होंने कहा फोन करके सुबह मुझे कि रतन चौहान आपने मुझे सोने नहीं दिया रात भर। अरे वाह 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 वाह। और मुझे खुशी उस समय हुई जब बालकवि जी वैरागी जी ने एक बार मुझे कहा कि तुम्हारी माँ कविता ने मुझे रुला दिया है रतन। अरे वाह वाह। और वो कविता भी उन्होंने उद्धृत की और ये भी कहा साथ में कि कभी मैं ऐसा नहीं होता है कि एक संग्रह को एक बैठक में पढ़ जाऊं। हाँ, ठीक बात है। पर मुझे आश्वस्ति मिली जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे संग्रह को एक बैठक में अरे पढ़ क्या बात गया है, हूं। वाह 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 वाह। चंद्रकांत देवताले साहब ने भी एक बार मुझे कहा था कि यार बहुत तेजी के साथ तुम्हारे संकलन आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो मैं थोड़ा परेशानी में पड़ गया, बट तुम्हारी रचना को मैंने पढ़ा तो मैं आश्वस्त हुआ। वाह 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 वाह। विष्णु खरे साहब ने एक बार मुझे फोन किया था जी 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 कि रतन तुम्हारी कविताएं अच्छी लगी, जब उद्भावना में प्रकाशित हुई थी। जी 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 तो इस तरह से एक संबल मिलता है, जी पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता है। और अभी मैंने वैरागी जी को उल्लेख किया था कि वर्षों पहले की बात है, सड़क पे हम एक मित्र के घर के सामने खड़े थे और मैं अपनी एक कविता दूसरे मित्र को सुना रहा था वहां पर, सड़क पे। हाँ जी। तो पास में जूतों को ठीक करने वाले एक मोची मोची बैठा हुआ था। हाँ कारीगर बैठे हुए थे। वो शायद आधी बंद कर दी मैंने बीच में। जी। तो उन्होंने कहा कि कहानी अच्छी चल रही थी, बंद क्यों कर अरे दिया क्या बात आपने? है रतन भाई, वाह वाह वाह, कविता पहुंचती है। तो शायद इस तरह से, वाह वाह वाह। शायद इस तरह से। और एक और अच्छी मुझे याद है, हमारे एक मित्र हैं स्कूल में, व्याख्याता हैं वो साइंस के। जी तो एक संग्रह में यहाँ रतलाम में पावर हाउस रोड पर एक सरदार जी काम करते हैं। वो कुछ लोहे के ड्रम वगैरह ठीक करते रहते हैं और मैं पिछले 25 वर्षों से उनको यही काम करते हुए देख रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ। उनके आसपास के मकान तो विशाल हो गए हैं। हाँ सामने वो एक लगभग एक तरह का झोपड़ा है, उसमें मेरे रहते मोहल्ले हैं। की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अब जब उस पर वो कविता प्रकाशित हुई तो हमारे मित्र गजेंद्र सिंह राठौर जी हाँ। याद आया। हाँ। तो उनके बेटे उनको सुनाने गए वो कविता। क्या बात है, वाह वाह। क्या अंकल ये कविता आपके ऊपर वाह है? वाह वाह वाह। तो ऐसा होता है कभी।
तो यानी- कविता इस तरह से पुल निर्मित करती है। यानी कविता अंततः देर सवेर अपने मुकाम पर हाँ, पहुंचती अपने है। मुकाम पर पहुंचती है कविता। अच्छा, अब एक बड़ा घिसा पिटा सवाल कर रहा हूँ और शायद अच्छा सवाल नहीं है वो। जी हाँ, कवियों के नाम से लोग घबराने लगे आजकल। जी अरे हाँ, कवि है, कविता सुनाना शुरू कर देगा। हाँ, हाँ, तो हाँ, सामने आते कवि को देखकर लोग गली में घुस जाते, कन्ने काटते जी हैं। जी 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 तो जी। मैं आपसे थोड़ी सी आप ठीक बता सके तो आज कवि का और कविता का क्या संकट है? नहीं, एक तो संकट ये है कि जो हमारे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और हमारे जो महाकवि हुए हैं, वे साधक थे। जी केवल कविता नहीं लिखते थे, वे जीवन को जीते थे और जीवन से गहरे वाबस्ता थे। जी उदाहरण के लिए मुक्तिबोध, जी तांगे वाले से भी दोस्ती रखते थे। हाँ। सामान्य होटलों पर जाते थे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बैठे रहते थे, उनके साथ बीड़ी फूकते थे और जीवन के अनुभवों को एकत्र करते थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो शायद आज का कवि जी इस तरह के अनुभवों से वंचित होता जा रहा है। होता जा रहा वो है। सीधा सीधा जीवन के संघर्षों में, जनता के संघर्षों में मुब्तिला नहीं होना चाह रहा है। जी जी जी। और जब मुब्तिला होता है तो उसकी भाषा उसको वहां से मिलेगी। कविता की भाषा वो आपकी नहीं रहती है, वो जनभाषा कहाँ से मिलती है उसको? वो जनता से मिलती है, उसके संघर्षों से तो मिलती यानी है। आपकी बात का से निष्कर्ष मैं निकालूं हाँ, कि हमारे कवियों ने जो लोगों की बातें सुनना बंद कर दी हैं, उनसे संपर्क कम हाँ, कर- उस तरह के। और उसका क्या है कि कविता कविता को एक नारा आया था एक दौर में, हिंदी कविता में कविता की वापसी का नारा आया जी था। जी जी और ये कहा गया था कि जो उस दौर के कवि थे, लाउड थे वो कवि, जी जी जी। मतलब जो जनता से सीधा संवाद स्थापित करते थे। खैर, उनकी भी अपनी सीमाएं थी। कविता में तुक की जगह फिर तुकबंदियां होने लग गई थी, तो एक तरह की विरसता आ गई थी। जी 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 और अच्छे कवि क्षुब्ध भी थे उससे, जी जी और वे मन से हटते जा रहे थे। जब अच्छे कवि मन से हटते गए, जो समर्थ कवि थे, तो उनका स्थान निश्चित रूप से मंच खाली नहीं रहा। शून्य तो कहीं रहता नहीं है। हाँ, तो उस तरह से जो कविता के धर्म का पालन नहीं करते थे, कवि के धर्म का पालन नहीं करते थे, कविता के ईमानदार तकाज़ों को नहीं समझते थे, ऐसे लोगों ने मंच पर अपना आसन जमा लिया और जनता की रुचि को परिष्कृत करने की अपेक्षा उन्होंने जनता की रुचि को विकृत किया। वाह वाह। पर अब ये हो रहा है कि आज भी जब दूरदर्शन पर कोई अच्छी चीज आती है, जनता के सामने अच्छी चीज आती है, पढ़ने वाला वर्ग अभी भी है, तो वह उसका पाठक है, उसका दर्शक है। तो अभी बहुत नाउम्मीद होने की आवश्यकता नहीं है। जी 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 साथ में कवि से भी, लेखक से भी अपेक्षा है कि वह जनभाषा को लिखे। एक उदाहरण हमारे सामने है रूस के महाकवि का, जी जी अलेक्जेंडर ब्लॉक का है। उनकी महत्वपूर्ण कविता 12 है, 12 नाम से है। उस कविता का रूस की क्रांति के दौरान स्लोगन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। हाँ हाँ तो वो कविता हम जिसको कहते हैं स्ट्रीट लैंग्वेज में लिखी गई है, सड़क की भाषा में लिखी गई है। पर कवि क्या करता है, उसी भाषा को लेकर थोड़ा संस्कारित कर देता है, जी जी। कला के मापदंडों के तहत। चलिए, तो इन्हें हाँ। आपकी बात से ना ये अच्छा लगा कि कवि हम एक अस्थायी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आशा हम लोगों ने छोड़नी नहीं चाहिए। कवि और कविता नहीं, आशा कोई ये, अब कविता में भी अलग अलग खेमे हैं। आपने प्रश्न किया था कविता किसके लिए लिख रहे हो आप, तो सीधा सा उत्तर होना चाहिए
कि हम उस जनता के लिए लिख रहे हैं जो जीवन के लिए संघर्ष कर रही है और एक बेहतरी का सपना देख रही है। वो व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहती है, उसकी आंख के सामने सपना है। ऐसा सपना देखने वाली जनता के लिए कविता लिखना चाहिए, लिखी जा रही है और लिखने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मतलब यानी कुल मिला के ये कि निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा था है ना, ये सब अच्छा दौर आएगा ही आएगा वापस। जी आएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। मेरे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है मेरे श्रोताओं, आपको रतन भाई की बातें सुन के अच्छा लगा होगा और आप ऐसी बातें आगे भी सुनना चाहते होंगे। हमारे सारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।